अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एप्लीकेशन ऑफ गाजियस लॉ के मतलब लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में गॉसियन लॉ को अप्लाई करके हमने सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कंडक्टिंग हमने स्फीयर लिया था उसकी कैलकुलेट की है, उससे बाहर और इनसाइड। और हमने देखा है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसको जब चार्ज करते हैं तो उसके चार्ज सरफेस पे रिजाइड हो जाते हैं, क्योंकि मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं और सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने वहाँ पर कैलकुलेशन की आउटसाइड और इनसाइड। हम केसेस ले रहे हैं सिमेट्रिकल केसेस जिसमें हम आसानी के साथ गॉसियन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लेवल पे अभी नहीं है, राइट। तो आज के केस के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, आपको उसमें से अंदाजा हो जाएगा कि मैंने आपको किस तरीके से वहां पर डेरिवेशन की। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी महसूस होगी। आज का हमारा जो इश्यू है, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर लेना है, यानी वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेना है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हो, यानी कि जैसे ग्लास से बना हो या फिर आप समझ लें कि किसी प्लास्टिक से बना हो या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। आपको पता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर चार्ज मूव नहीं करते। ठीक है, जैसा कि कंडक्टिंग के अंदर अगर हम सेंटर में भी चार्ज रखेंगे तो मूव करके बाहर चले जाएंगे, इनसाइड चार्ज नहीं होते। ठीक है, जैसे कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो करंट बाहर सरफेस पे मूव कर रही होती है, इनसाइड उसकी फील्ड जीरो साबित होती है, हम लोगों ने देखा था। ठीक, राइट। तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर हम देखते हैं, सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई सर्कुलर नहीं। ठीक है, आप इसको इस तरह महसूस करें। और अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करेंगे, ठीक है, इसमें से अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो फिर इसके ऊपर चार्ज सरफेस पे नहीं बॉडी के अंदर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये मूव नहीं करेंगे। वैसे इनमें अगर ये कंडक्टिंग होता है तो फिर इन्होंने मूव करना था, मूव करने के बाद सरफेस के ऊपर आ जाना था, अंदर नहीं रहना था। लेकिन अब ये हर जगह पर मौजूद है। जो यहाँ पे चार्ज बने यहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। जो यहाँ पर बने यहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। यहाँ पे बने यहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंडक्शन नहीं होती इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर। जैसे कि हम समझते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर मटेरियल होते हैं उसमें फ्री चार्ज यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंदर का डिफरेंट है, केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट, राइट। तो इसमें चार्ज अंदर भी हैं बाहर भी हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। जबकि हमने कंडक्टिंग केस के अंदर देखा था कि वो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी वो हमारे पास एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी, और वहां पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन को अप्लाई किया था। ठीक है, रो के साथ चार्ज डिवाइड बाय एरिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज इंटेंसिटी है। ठीक है, 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रही है, राइट। तो ये हमारे पास, आप इसको विजुअलाइज करें कि एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, प्लास्टिक या रबर का बना हुआ, और इसके अंदर भी चार्ज है, सरफेस भी चार्ज है। और अब इस केस के अंदर स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन निकालेंगे, मालूम करेंगे और गौर करेंगे और एक ग्राफ की मदद से ड्रा करके देखिए क्या सिस्टम बनता है। जब हम लोगों ने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था तो उसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पे थे और इनसाइड फील्ड 0 थी, बाहर साइड फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर एक इक्वेशन बनती थी जो कि हमने वहां पर यूज कर सकते थे। ठीक, राइट। तो चलिए इसके 2 केसेस करते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक केस हम इनसाइड द स्फीयर देखते हैं कि इस पे चार्ज क्या बनेगा, और आउट इनसाइड द स्फीयर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, पॉइंट P लेंगे और उससे गॉसियन सरफेस गुजरेगी और फिर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। और केस नंबर 2 में हम बाहर जाएंगे और बाहर पॉइंट P लेंगे और फिर वहां पे दोबारा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजों को लेट कर लें तो जो टोटल चार्ज स्फीयर के अंदर मौजूद है वो Q है। ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ इसका जो वॉल्यूम है, टोटल इसका जो वॉल्यूम है, इसको आप V से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसको आप रो से कर सकते हैं। टोटल चार्ज इसमें अभी Q पड़े हुए हैं। ये तो चंद नोटेशन, चंद हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है वो हमारे पास है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये चीज हमारे पास वेरिएबल हो गई, मूव करेंगे इनसाइड। वॉल्यूम भी वेरिएबल हो जाएगा जब मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा इसका हम सेंटर पॉइंट लेते हैं और यहां से जो है ना ये डिस्टेंस हम लेट करें कि इसके
फुल स्फीयर का अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये रेडियस आर बनता है सेंटर से, राइट। तो चलिए केस नंबर 1 करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो पेपर में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसका आगे यूज भी बहुत बनता है। और प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बोला था उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करें इन एंड आउट ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। तो इसको ध्यान में रखें। अब इनसाइड चलते हैं। तो इनसाइड लेट्स सपोज करें कि मेरे पास यहां पर एक पॉइंट पी में ले लेता हूं। अगर ये पॉइंट पी लेता हूं तो फिर मुझे इस पॉइंट पी के क्रॉस जो है एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर, ये गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल होगी, ठीक है। तो वहां पे हम इसको गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, राइट। तो फिर लेट करें कि यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस आ गई, ठीक है। और ये बाहर आपको पता है कि फुल स्फीयर है जिस पे चार्ज क्यू, तो डेफिनेटली अब ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज मौजूद है। जबकि हमने प्रीवियस केस में देखा था जिसमें कंडक्टिंग स्फीयर में और कंडक्टिंग स्फीयर में आप देखा था कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे होते हैं और जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड। जब हम इसकी अगर एक पॉइंट पी लेते हैं और फिर वहां से गॉसियन सरफेस करते हैं तो इसके अंदर चार्ज जीरो बनते थे, लेकिन यहां पर वो केस नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है इसके अंदर चार्ज मौजूद है। लेट करें कि इन चार्ज को अगर मैं क्यू का नाम देता हूं तो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये केस थोड़ा सा उस केस से डिफरेंट था। यहां पे हमने देखा था कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर यहां पर जीरो फील्ड बनती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर फील्ड जीरो नहीं बनेगी, रिजल्ट आएगा वही हम लोग गॉसियन थ्योरम को या गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं, उसके बाद इसकी मैथमेटिक्स की तरफ आना शुरू करते हैं। तो यहां पे ये जो क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, ये क्लोज स्फीयर समझ लें, ये क्लोज स्फीयर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है ना इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके गौर कर सकते हैं। सेंटर से जो है यकीनी बात है कि ये जो छोटा सा रीजन है जो मैंने यहाँ पर लिया, इसको हम पूरे सरफेस पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि जब कि हम लोगों ने फ्लक्स निकालना है तो डेफिनेटली हमें एक प्लेन सरफेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कर्व है वाज़ेह तौर पे। तो इसलिए इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये छोटा पार्ट बन गया। इसके अलावा इसी तरीके से पूरी की पूरी सरफेस डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से ई मेरी इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है, ये ई आ गया, ई वेक्टर आ गया। और ये इसकी सरफेस को अगर मैं डी ए बोलता हूँ तो ये मेरे पास डी ए वेक्टर आ गया। और आपको पहले से पता है कि ये दोनों के दोनों जो है ना ये पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटर से ई आ रही है, ये ई जो है ना यहाँ पर 90 का एंगल बनाती है सरफेस के साथ, लेकिन जो उसका वेक्टर एरिया और ई जो है ना आपस में ये पैरेलल दोनों करते हैं, ठीक है। ये आपको क्योंकि ये सारा सिस्टम और ई सब जगह पे सेम है, चाहे यहाँ पे ले लिखी हूँ कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है ना ई हर जगह पे सेम आएगी, राइट। चाहे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दें चाहे यहाँ पे कैलकुलेट कर दें। तो चलिए हम इसके ऊपर अपना गॉसियन का थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब गॉसियन थ्योरम क्या है, हमें पता है कि सबसे पहले दो फ्लक्स की डेफिनेशन लेते हैं और एक हम गॉसियन लॉ की डेफिनेशन लेते हैं और दूसरी हम इसके अंदर जो बाय डेफिनेशन जो डेफिनेशन बनती है फ्लक्स की वो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास गॉसियन थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले बाय गॉसियस, तो पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, गॉसियस को अप्लाई कर लेते हैं। लेट करें कि ये आ गया जी गॉसियन लॉ के मुताबिक इस सरफेस में से जो फ्लक्स जाता है तो हमें पता है कि उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज इक्वल टू क्यू इन, कि टोटल चार्ज जो इसमें क्लोज है डिवाइड, यानी कि गॉसियन इस चीज को हम लोग समझते हैं कि पिछले थ्योरम के अंदर, पिछले जो लेक्चर के अंदर से ये पढ़ते हुए कि इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करता है इस क्लोज सरफेस से, जो गॉसियन सरफेस है, जो एक इमेजिनरी सरफेस हमने ली है, इसमें जो फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करता है टोटल चार्ज इन क्लोज। तो टोटल चार्ज क्यू एन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बीच में मीडियम है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर, राइट। आपको पॉइंट समझ आ गया। तो यहाँ पर क्यू चार्ज इनक्लोज करते हो, ये हमारे पास क्यू एन मैंने लिखा, लेकिन हमारा क्यू एन क्यू के बराबर हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जो इन अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज है वो क्यू है।
तो इस तरीके से हमारे पास ये जो फाई आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा बाय गॉसियन के मुताबिक, ये टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और आपको पता है कि अगर चार्ज होंगे तो फिर उसमें से फ्लक्स निकलेगा, सरफेस पे से फ्लक्स निकलेगा। तो अब हम बाय डेफिनेशन फ्लक्स की इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास गॉसियन थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। वो उसको हम यूज करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो ये डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस पे हो रही है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात समझाई थी, क्योंकि हमने एडिशन करना है, क्योंकि एक डी ए में से ई गुजर रही है, दूसरे डी ए में से तीसरे चौथे पांचवे, पूरे का पूरा जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इसको हमने इन्फिनिटेसिमल डी ए में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और एक में से जो फ्लक्स जाता है फिर दूसरे तीसरे में सबको अब सम अप करना है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और इसके अलावा सरफेस जो है सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है, और ई सब जगह पे सेम है, क्योंकि ई जो इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, वो इंटीग्रेशन से बाहर हम लेके आएंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता है इस चीज का कि जो भी पैचेस हैं, जितने भी पैचेस आपने ले लें यहाँ पे, ठीक है, उन पैचेस में मैंने बता दिया आपको कि ई वेक्टर और हमारे पास डी ए वेक्टर दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं। यानी यहाँ पे मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूं, जिसमें ई डी ए कॉज ऑफ थीटा, सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम इस प्रोजेक्शन को यूज करते हैं, ई के साथ डी ए की प्रोजेक्शन डी ए कॉस थीटा या इस्तेमाल की, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया है कि ये जो एक हमारे पास डिफरेंशियल सरफेस एरिया, उसमें से जो ई और डी ए जो वेक्टर है उनके दरमियान में, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ई वेक्टर जो है हमारे पास ये पैरेलल है डी ए वेक्टर के, जिसके लिहाज से थीटा जो उनके दरमियान में बनता है 0 डिग्री बनता है, तो कॉज इसमें से गायब हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ई और उसके साथ लिखेंगे डी ए और साथ में आ जाएगा कॉज 0 डिग्री, कॉज 0 डिग्री 1 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा ई डी ए, ठीक है। और फिर मैंने बताया आपको जो ई हमारे पास है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल आता है। जैसे आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन निकालते हैं 2x dx, तो इसके लिए 2 को बाहर ले लेते हैं, बाद में x की इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो भी इसमें पावर रूल लगाने जैसे भी करने निकल जाता है, ठीक है। वो एक अलग फैक्टर है। तो इसी तरीके से ई इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है गॉसियन की, जिसकी वजह से हमारे पास सब जगह पर ई सेम है, क्योंकि ई क्यू पे डिपेंड करती है, क्यू सेम है, और फासले पे डिपेंड करती है, फासला हम लोगों ने छोटा आर स्मॉल आर ले रखा है सब जगह से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई सेम है। तो ई को अगर मैं आउटसाइड ले लेता हूं तो फिर मेरे पास बन जाएगा डी ए क्लोज सरफेस बन जाएगा, राइट। और सारे डी ए जब प्लस हो जाएंगे तो कोई शक नहीं कि पूरा गॉसियन जो स्फीयर है, ठीक है, जो सरफेस है क्लोज, उसके ऊपर सारा एरिया निकल आएगा, वो एरिया उसका बन जाएगा। तो इस लिहाज से मैं इसको लिख सकता हूं ई मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूं, ठीक। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो इंटरनल गॉसियन स्फीयर है उसका एरिया है। तो इसकी जगह पर मैं ए की जगह पर डाल दूंगा, और हमें पता है कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। और यहाँ पे हम स्मॉल आर यूज करें, कैपिटल नहीं। कैपिटल आर हमारे पास जो बनता है वो बैरूनी जो टोटल फुल स्फीयर है उसका रेडियस बनता है। अब इनसाइड खड़े हैं इस वक्त, तो इस लिहाज से ये हमारे पास आ जाएगा ई, इसके साथ आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन वजूद में आ गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉसियन लॉ, और ये इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो आप समझ लीजिए गॉसियन थ्योरम बन जाएगा एक्चुअल। ये गॉसियन के मुताबिक ये दोनों चीजें इक्वल बनती है, ठीक है, राइट। तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर
कंपेयर या इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 2 को पहले मैं लिख लेता हूँ इस तरफ, E इंटू 4πr² इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, राइट। पॉइंट आपको समझ आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं जब, तो मेरे पास चीज आ जाती है 1/4 इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूं, इसके साथ थोड़ी अरेंजमेंट करता हूं, एप्सिलॉन को पहले लिख लेता हूं, ये बन गया Q डिवाइड बाय r², इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इस स्फीयर के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज है उसका अंदाजा हमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चार्ज को हम लिंक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर डेंसिटी की कांस्टेंट है सारे स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं अपना डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए यूज करूंगा, ठीक है। डेंसिटी के लिए हम लोग रो यूज कर दिया, जनरल फार्मूला वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, इसलिए हम देखेंगे ये इक्वेशन ये लगाएंगे चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है Q है, ठीक है, उस लिहाज से मैं डेंसिटी की इक्वेशन लगाता हूँ और मैं इस इक्वेशन की शक्ल बन गई है, लेकिन हम थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज को लेते हैं। तो सर्फ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेट करें कि जो इनर स्फीयर है इसका वॉल्यूम अगर मैं V डैश ले लेता हूं तो ये V डैश वॉल्यूम ले रहा हूं, टोटल वॉल्यूम बाहर का जो है पूरे स्फीयर का V भी हम ले सकते हैं। तो इसको अगर V डैश ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से इसी इक्वेशन के अंदर से हमारा जो Q निकलेगा जो कि चार्ज इनक्लोज है, दिस विल बिकम आउट डेंसिटी मल्टीप्लाई V डैश, और V डैश क्या है, जो अंदर गाउसियन स्फीयर है उसका क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3πr³, राइट। तो इसीलिए r कौन सा लेंगे, ये लिटिल r लेंगे या बिगर r लेंगे, स्मॉलर r लेंगे, ठीक। इस हिसाब से हमारे पास जो Q बन जाएगा, Q विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई 4/3πr³, राइट। आपको पॉइंट समझ आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन को, ये जो चार्ज की वैल्यू है इसको हम प्लग करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में Q के अगेंस्ट, देन वी हैव अ वंडरफुल यू कैन से प्रेजेंटेशन ऑफ E। तो E पे हमारे पास क्या बनेगा देख सकते हैं कि देन E इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हमारे पास है 1/4πε0 मौजूद है और Q की जगह पे हम डाल देंगे डेंसिटी 4/3πr³ और डिवाइड में एप्सिलॉन यहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ थोड़ी सी अगर मैं मैनिपुलेशन कर दूं, कैंसिल आउट हो जाए कुछ फैक्टर, तो फिर क्या बचेगा उसको देखते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया ऊपर से, बाकी एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन और यहाँ पे हमने r का स्क्वायर, ये ऊपर r का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए इसको उस तरतीब के साथ ही लिख लेते हैं। ये क्या बना, ठीक है। अब इसमें और बाकी इसके अलावा कैंसिलेशन में ये स्क्वायर और ये यहाँ एक r बचेगा। तो फिर हम लोग क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E इक्वल, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगी डेंसिटी और एक r आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ जाएगा, ये वाला 3, और इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एक इक्वेशन जो बड़ी जरूरी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ये जो कैंसिलेशन के बाद बनी, मैं से टॉप पे लिख लेता हूं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं ताकि आप इसको थोड़ा आगे स्टडी कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर इस पे थोड़ा जिक्र कर लेते हैं ये क्या है, तो हमारे पास अब जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आई है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी मल्टीप्लाई r डिवाइड बाय 3 और उसके साथ एप्सिलॉन r। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में r को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है। ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो थ्रू आउट पूरे स्फीयर में कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन मीडियम कांस्टेंट, सिंपली हमारे पास r जो है ना यहाँ पर मैटर करता है, राइट। तो फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के बनती है, ठीक है।
तो इस तरह में हम कह सकते हैं। और ई अगर वेक्टर क्वांटिटी, और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इसकी वेक्टर एनालिसिस के अंदर, तो डेफिनेटली आप इस पे फिर एरो डालने के बाद यहाँ पे एक अदद यूनिट वेक्टर आर रूफ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। इस तरह भी हो सकता है। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया और ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है फाइनल, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं आप ये समझाना चाहता हूं कि जितना आर इंक्रीज होगा उतने ही इंक्रीज होगा। डेफिनेटली यहां से आप अगर इसको आर को बढ़ाते जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसकी सरफेस जो गाइडियन सरफेस होगी उसके अंदर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से ई भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको स्मॉल करते जाएंगे, पीछे आते जाएंगे, तो अंदर जब आएंगे आर छोटा करेंगे तो डेफिनेटली इस पे हमारे पास जो है अंदर जो है ना चार्ज की क्वांटिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ई भी उसी लिहाज से उस सरफेस में से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं और सिंपल एक ग्राफ बनाता हूं और उसके बाद हम दूसरे केस पे आ जाएंगे, आउटसाइड द इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर, राइट। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको मैं ग्राफिकली थोड़ा समझाना चाहता हूं तो आप यकीनन वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। ये मैंने इनसाइड ऑफ इंसुलेटिंग जो सफीर है, जो अंदर से भी चार्ज से भरा है, उसमें ई की इक्वेशन डिराइव की। आपके सामने सारा मैथमेटिक वेरी सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास गॉसियन लॉ, दूसरा बाय डेफिनेशन, दोनों को इक्वेट करना है कि दोनों इक्वल करना जरूरी है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्यू अंदर, तो बाहर वाला फिर ये इंटीग्रेशन लेने क्या फायदा, वहां पर ई नहीं होगी, राइट। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करने के बाद सिंपल इसका ग्राफिक एनालिसिस बताता हूँ और उसके बाद हम लोग आते हैं आउटसाइड के ऊपर, ठीक है। तो यहां से इसको इरेज कर लेता हूं। तो इस जगह पे कोई ग्राफिकल इसका इतना टेक्निकल नहीं है, ग्राफ हम लोगों ने डेवलप करना है ई वर्सेस आर के दरमियान। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं अपने आर को प्लेस कर देता हूँ, यहाँ तक लेट करें कि हमारा आर था, यानी कि जो हमारा सफीर बना था उस सफीर के अंदर ये तो बैरूनी सफीर था, ठीक है, और ये हमारा आर बन गया था और ये कैपिटल आर बाहर था और ये स्मॉल आर था। इसके साथ ई हमारी ऐसे जा रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे जो है आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाएगा ई भी इंक्रीज होता जाएगा और हमारे पास ऐसा एक लीनियर सा ग्राफ आएगा कि ये ग्राफ भी बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनसाइड द फंक्शन ऑफ आर। बाकी इसके साथ ये जो सेक्शन है आप इसको ऐसी भी ले जैसे हम इक्वेशन बनाते थे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें c वगैरह कुछ भी नहीं है, m हमारा ये है। जैसे कि आप इसको ले सकते हैं कि ये हमारा स्लोप की तरह है, ठीक है, और बाकी हमारे पास r जो बनता है ये x वेरिएबल है और ये हमारा जैसे y वेरिएबल होता है, इस तरह की बात बन गई, ठीक है, राइट। तो होपफुली आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। तो अब ये हम चलते हैं आउटसाइड ऑफ इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बोर्ड साफ करते हैं और उसके बाद आउटसाइड वाला केस नंबर 2 को डिराइव करने की कोशिश करते हैं मिलजुल के। तो आप इसमें इन्वॉल्व होकर अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको ये बातें समझ आएगी, स्पेशली पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बात समझ आएगी। तो चलिए केस नंबर 2 आउटसाइड ऑफ इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाता हूँ दोबारा मैं डायग्राम। तो ये हमारे पास अगर लेट करें कि इंसुलेटिंग स्फीयर है और ये स्फीयर होता है प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ या ग्लास का बना हुआ, ठीक है, और इसको जब चार्ज करते हैं तो इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियो, इससे पीछे जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें को आप जब देखेंगे तो उसमें से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ जाएगी कि चार्ज का सिमेट्रिकल का मतलब क्या ये है, ठीक है। तो ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज सरफेस पे भी है यूनिफॉर्मली और चार्ज इनसाइड भी है। अब मैं एक पॉइंट बाहर लूंगा P, जिसके ऊपर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होगी। कुछ मैं सेंटर इसका लेता हूं, कुछ और डेटा बनाता हूं। यहां से ये जो फासला है इसको अगर मैं r के बराबर ले लूं, क्योंकि कैलकुलेशन में बात चलेगी, और इस पे जो चार्ज है ये q ले लेता हूं, सारे चार्ज टोटल, राइट। तो इसका सारा वॉल्यूम v ले लेता हूं, डेंसिटी रो ले लेता हूं, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे इसके क्रॉस,
ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़े। ये गॉसियन सरफेस है, ये भी एक सफ़ियर है, ठीक है, जो इसके क्रॉस इस सफ़ियर के अंदर दूसरा सफ़ियर बंद हो गया है। अब ये समझ लें कि ये वाला सफ़ियर इस सफ़ियर के अंदर इनक्लोज हो गया है और ये चार्ज की मानद है। इसका मतलब है कि ये बाहर वाले जो गॉसियन सरफेस है, ये तो इसके अंदर चार्ज मौजूद है। तो चलिए यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक ये आर ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सिंपल सी बात है कि चार्ज इस पे मौजूद है और जितने जितना हम दूर जाते जाएंगे तो डेफिनेटली ई डिमिनिश होती जाएगी। तो इसका मतलब है कोई रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जबकि प्रीवियस जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसको ज़हन में रखे, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, उसमें आर ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो इसमें आर डिनोमिनेटर में आने का चांस बनता है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं इसके ऊपर गॉसियन लॉ, फिर मैं बाय डेफिनेशन दोनों को इक्वल करूंगा, कोलैप्स करूंगा, उसके बाद आगे बात बनना शुरू हो जाएगी। बीच में इस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसमें गॉसियन लॉ को अप्लाई कर लेता हूं कि वो क्या कहता है, तो वो आपको पता है इस चीज़ का, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट? कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ पे यकीनन। अब इसमें देखें कि ये अगर हमारे पास गॉसियन सरफेस है और ये बीच में टोटल चार्ज इनक्लोज है, तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज जो हमारे पास इनक्लोज है वो क्यू है जो इनसाइड। तो मैं वहां पर क्यू को रिप्लेस कर सकता हूं, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो क्यू इन की जगह पे हमारे पास अगर मैं ये ले लेता हूँ कि टोटल चार्ज जो उसमें इनक्लोज हैं वो क्यू बनते हैं और इन्हीं की वजह से फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है कि यहाँ पे जो है ना आप इसके पैचेस ले लेंगे छोटे छोटे मुख्तलिफ, और पैचेस लेने के बाद आप यहाँ से जो ई निकल रही है फिर आपको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई हमारे पास जो यहाँ पे है ई वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से, और ये जो एरिया है ये भी, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है एरिया के एरिया के ऊपर नॉर्मल होती है। तो ये अगर हमारे पास मैं इसको डी एस या डी ए ले लेता हूँ तो इसकी भी एक सर्टन डायरेक्शन है, एन कैप डायरेक्शन ले ले इसमें हो गए। तो सिमिलरली सारी सरफेस को आप इसी तरीके से जब करेंगे तो सब में फील्ड जो है ना यहाँ पर रेडियल आउटवेट जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्योंकि सरफेस सिमेट्रिकल है इसलिए ई जो है ना सब जगह पे सेम आएगी, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और नंबर्स ऑफ डी ए हमारे पास इसी तरीके से बढ़ रहे हैं, डी ए यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर जो डी ए होता है वो पैरेलल होता है ई के, जिसकी वजह से इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री का बनता है, जबकि जो सरफेस के साथ ये जो एंगल बनता है 90 का बनता है। ये सारी बातें बराबर हैं, 90 90 90 पैरेलल पैरेलल। इसका मतलब है कि जो सरफेस जो है ये सिमेट्रिकल सरफेस है। तो सिमेट्रिकल सरफेस के लिए जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आते हैं सारे सेम आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन में अब क्यू इन की जगह मैं ये क्यू डाल लेता हूँ, तो फिर हमारे पास जो फ्लक्स पैदा होगा यहाँ पे ये बन जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लूँ तो कोई उसमें मसला नहीं है, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, आगे हमने बढ़ना है और फिर हमने यहाँ पे गॉसियन अपना क्या कहते हैं फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन लगानी है जो कि हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ऑलरेडी इंटीग्रेशन वाली, उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हम इस पे सोचेंगे क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए बाय डेफिनेशन अगर हम इसकी बाय डेफिनेशन अब हम इस तरफ आ गए हैं, बाय डेफिनेशन फ्लक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, फाई इक्वल इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया और ये आ गया हमारे पास ई डी है। सारी कैलकुलेशन आप लोग पहले से ही समझते हैं, उसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको जब हम आगे लेंगे तो इस वक्त हमारे पास इसी तरीके से जब मैंने पीछे कैलकुलेशन कर दी ई डी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री और वो गायब हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इस लिहाज से हमारे पास आ जाएगा ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ई जैसे मैंने बताया था कि ये सिमेट्रिकल सरफेस है, ई यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो जिसकी वजह से ई को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे
और फिर हमारे पास ये बन गया ई बाहर आ गया और यहाँ पे रह गया डी ए। अब आ गई ये बात कि ये वाला डी ए कहाँ पे कौन सा एरिया है। ये जो एरिया हमारे पास डी ए, ये जो गाजियन जो यहाँ पे सरफेस बन रही है, गाजियन सरफेस बन रही है उसका एरिया, ये इसका एरिया नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो चार स्फीयर है उसके एरिया नहीं बनता, इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे इसका आर, इसके अंदर यूज करेंगे उसकी कैलकुलेशन करने में। तो फिर इस लिहाज से हमारे पास ये बन जाएगा ई मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब ये एरिया जो है कितना बनेगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा ई, और जो एरिया ऑफ स्फीयर बने, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि सारे ये पैचेस में डिवाइड कर दिया गया, सबको इक्वल पैचेस में, सबको जब प्लस कर देंगे क्योंकि सब के अंदर से ई हम समझते हैं ऐसे जा रही है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, एरिया की जगह पर यूज करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया जी हमारे पास फ्लक्स, राइट। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन कर दी, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, आपको पता है कि जो गॉसियन प्रिंसिपल है, गॉसियन थ्योरम है, उसके मुताबिक ये बाय डेफिनेशन फ्लक्स और ये वाले फ्लक्स की डेफिनेशन दोनों इक्वल आते हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करती है। अगर सेंटर में चार्ज होंगे, उन चार्ज की वजह से यहाँ पर ई एग्जिस्ट करेगी, जब ई एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे। इस लिहाज से इनको कंपेयर करके हम अपना आगे मैथमेटिक्स करना शुरू करते हैं। थोड़ी सी मुझे यहाँ जगह चाहिए थी, आप इसको सोच लें, तो इसको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं इनको कंपेयर करता हूँ और फिर आगे अपना काम चलाता हूँ, ठीक है। कंपेयर करता हूँ 1 and 2 को, दोनों कंपेयर किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, राइट। कोई आपको इस पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, इंशाल्लाह तो बिल्कुल आराम के साथ ये सारी कैलकुलेशन आ रही है। अब इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ई निकालता हूँ और फिर इस क्यू की तरफ हम रुख करेंगे। तो हमारे पास जो ई बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, रीअरेंज करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट पहले लिखता हूँ, मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इनक्लोज बाय आर स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इन चार्ज को कैलकुलेट करना चाहता हूं। इन चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस चार्ज स्फीयर पे आना पड़ेगा और चार्ज स्फीयर पे मुझे डेंसिटी की इक्वेशन लगाना पड़ेगी, और यहां से अब हमारे पास ये जो बड़ा आर है ये एक्शन में आ जाएगा, इसका यहां पर भी ज़हूर हो जाएगा, ठीक है। ये आर जो मौजूद है, क्योंकि इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो अब इसका इस्तेमाल है। तो फिर हम इस क्यू को निकालने के लिए डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसको अप्लाई करेंगे, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कौन सा है, ये वॉल्यूम चार्ज स्फीयर का वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम अगर बड़े क्यू की बात करेंगे तो फिर इसको होगा, पिछले एग्जाम उसके अंदर केस के अंदर जब अंदर मौजूद थे वहां पर क्यू चार्ज था, वॉल्यूम भी हमने अंदर वाला जो स्फीयर था गाजिनस कर दिया था। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इस स्फीयर से बाहर, और ये सारे का सारा एक चार्ज बॉडी की तरह आ रहा है, ठीक, राइट। तो इस लिहाज से ये वॉल्यूम ऑफ आप समझ लें कि चार्ज स्फीयर है अंदर जो मौजूद। इस लिहाज से अगर मैं इसकी इक्वेशन डाल दूं, ये क्यू बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा 4/3 पाई, कौन सा आर लूंगा इसमें, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब, ये चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। तो अब मुझे, आप यकीनन इसको साथ साथ नोट कर रहे होंगे, तो मैं वहां पे इरेज करके टॉप पे कैलकुलेशन करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी रहे, ठीक है। तो मुझे ये एरिया थोड़ा चाहिए, तो यकीनन आपने इसको साथ साथ कैलकुलेशन कर ली होगी, नोट कर लिया होगा सारा। अब क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्यू निकलेगा और उस क्यू को हम लोगों ने वहां पुट करना, तो एक मैं और स्टेप बना लेता हूँ। मेरा जो क्यू है
ये बराबर है डेंसिटी, और बाकी चीज यहाँ पे आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। इस सब को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, ठीक है। तो इफ आई एम गोइंग टू कॉल इट इक्वेशन नंबर 4, अगर इसे बोल दूं तो 4 को 3 में डाल दूंगा। तो ये करेंगे जी, हम यहाँ लिखेंगे 4 इन 3 के अंदर जहां पर जो कैपिटल क्यू है, जो कि ये वाले चार्ज हैं, उसकी जगह पे उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम लिख लूंगा। तो फिर हमारे पास जो है टोटल चार्ज जो यहाँ पे आएंगे उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल चार्ज, सॉरी टोटल ई जो है, क्योंकि मैं ई वाली इक्वेशन में डालता हूँ, जो हमारे पास ई बन रहा है ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू। क्यू की जगह पे आ जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई, ये आ जाएगा, और पाई के बाद आ जाएगा ये आर क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके डिवाइड में हमारे पास आर का स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डेफिनेटली ये वाला पाई इस पाई के साथ कट किया, ये वाला 4 इस 4 के साथ कट किया, बाकी इसमें से कटिंग नज़र नहीं आ रही। तो इसको फिर हम फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पे मैं इसको अभी ब्लैक से लिख लेता हूँ, इससे ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको फाइनल रिजल्ट ज़रा कंट्रास्ट के लिहाज से समझ आए। तो फिर ई हमारे पास जो बन जाएगी, ये ऊपर रह जाएगा डेंसिटी, उसके साथ रह जाएगा आर क्यूब, डिवाइड में आ जाएगा 3, इसके साथ आएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये है वो चीज जिसका हमें इंतजार था। अब आप इस इक्वेशन पे कंसंट्रेट करें। डिनोमिनेटर में आर जो है ये वेरिएबल है, यानी आप चाहो तो इसको इधर जितना मर्जी यहां ले जाओ, ठीक है, लेकिन ये कैपिटल आर जो है कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें अदर देन आर ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट जो कि मीडियम के लिए वो कांस्टेंट 3, और ये, तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डेफिनेटली इनवर्स रिलेशन ही आनी चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितना दूर जाएंगे तो इसका मतलब है डिस्टेंस से बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने डिक्रीज होना है। तो यकीनन ये बिल्कुल ठीक आ रही है इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ग्राफिकल में शो करना चाहें तो अल्टीमेटली हमारा लेक्चर तकरीबन खत्म हो जाएगा फिर। तो मैंने आपको 2 कैलकुलेशन कराई। पहली कैलकुलेशन में आपने देखा ऊपर आर आ गया था, ठीक है। अब अगर मैं इस बोर्ड को साफ करके इन दोनों इक्वेशन को सामने लिखूं तो फिर आपको इसके मतलब समझ आ जाएगी, और अच्छी तरीके से ग्राफ देखिए, और फिर हम इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा, वो है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की कैलकुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तकरीबन पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए मैं इस बोर्ड को अब साफ कर लेता हूँ, और साफ करने के बाद तो यहां पे अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर आप देखें, अब जो आउटसाइड वाली इक्वेशन है वो आपके सामने मौजूद है। आउटसाइड वाली इक्वेशन जो वो लिखी हुई है, E इक्वल डेंसिटी आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। और जो इनसाइड वाली इक्वेशन थी वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे थी, डेंसिटी आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो स्फीयर जो हमारे पास मौजूद है उसको हमने ज़हन में रखना है कि उसका अपना रेडियस आर है, और ये वाला आर जब मैंने ये इक्वेशन ली थी तो ये आर इनसाइड था, ठीक है, ऐसे, और ये वाला आर जो बाहर लिया था तो वो बाहर वाला था, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, आर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, सरफेस के ऊपर कितना होगा, सरफेस के ऊपर सिंपल यहाँ पे कैपिटल आर चेंज हो जाएगा, बाकी कोई इसमें मसला नहीं, ठीक है। सरफेस के ऊपर जो है ना, यहाँ पे अगर हम इसका ई निकालना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे हमें ई इक्वल डेंसिटी कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन, ये तो मैक्सिमम की तरफ जा रही है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम आर पे इसको ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ गया ई का, ये वो आर की वैल्यू है जिससे मैं कह सकता हूँ कि आर ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो ये मेरा कैपिटल आर आ गया। तो यहाँ तक तो जो आपको ऐसा ट्रेंड मिल रहा है।
अब उसके बाद जो आर शुरू होता है वो आर जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो ग्रेटर देन आर, आर जो है ग्रेटर देन आर आर है, ठीक है। तो अब आर जो है ग्रेटर देन आर आर है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ से यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड है कि इनसाइड सेंटर से आप देखते हैं कि जैसे जैसे आर बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ से जो ट्रेंड आ रहा है वो इस इक्वेशन के मुताबिक है, और ये वाला इस इक्वेशन के मुताबिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इन पे अगर कंसंट्रेट करेंगे, तवज्जो देंगे, लेक्चर को ठीक से देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ गेन किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला जो होगा वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के मतलब होगा। थैंक यू वेरी मच।